नमस्कार विद्यार्थियों। आज यहाँ पर अकाउंट सब्जेक्ट यानी पुस्तकपालन एवं लेखाकर्म का पहला अध्याय साझेदारों का परिचय एवं साझेदारी के अंतिम लेखे। यह अध्याय का गणित के पहले जो व्यापार लेखा, लाभालाभ लेखा एवं स्थिति विवरण का प्रारूप है वो अपन देखने जा रहे हैं। तो आज अपन सिर्फ व्यापार लेखे का प्रारूप के बारे में देखेंगे। उसके सेकंड लेक्चर में अपन लाभालाभ लेखे का प्रारूप देखेंगे और थर्ड में स्थिति विवरण का प्रारूप देखेंगे। तो देखो, व्यापार लेखा और लाभालाभ लेखा। व्यापार लेखा में देखो विकलन पार्श्व और समाकलन पार्श्व। यहाँ भी लाभालाभ लेखे में भी विकलन पार्श्व और समाकलन पार्श्व, दोनों में विकलन और समाकलन पार्श्व होते। लेकिन देखो यहाँ पर व्यापार लेखा यह है और लाभालाभ लेखा ये है। व्यापार लेखे में भी खर्चे लिखे जाते हैं, लाभालाभ लेखे में भी खर्चे लिखे और व्यापार लेखे के समाकलन पार्श्व में आय लिखी जाती है और लाभालाभ लेखे के समाकलन में भी आय लिखी जाती है। फिर आप गणित में कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, व्यापार लेखे में कौन से पद आते हैं और लाभालाभ लेखे में कौन से पद आते हैं। फिर आप कहेंगे कि व्यापार लेखे में विकलन में इतने सारे पद है और समाकलन में यानी आय पार्श्व में इतने सारे पद है। उसके बाद लाभालाभ लेखे में पूरा तकरीबन 1.5 पेज का लाभालाभ लेखा है। दिख रहा है आपको? तो आप बोलेंगे इतना सारा याद कैसे रखना। तो आज अपन सिर्फ व्यापार लेखे का प्रारूप के बारे में देखेंगे। तो देखो, व्यापार लेखे में विकलन और समाकलन में कौन से पद लिखे जाते हैं। देखो, खर्चे एवं आय। तो ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ मैं बताता हूँ, वो 2-3 सेंटेंस याद रखो। ये देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, व्यापार लेखा। देखो, व्यापार लेखे में वस्तु उत्पादन, क्रय, निर्माण यानी कारखाने संबंधित खर्चे एवं आय के पद लिखे जाते हैं। व्यापार लेखे के विकलन पार्श्व में यानी साइड में खर्चे तथा समाकलन पार्श्व में आय लिखे जाते हैं। सामने देखो, वस्तु उत्पादन, क्रय, निर्माण यानी कारखाने संबंधित पदों को प्रत्यक्ष खर्चे या आय कहा जाता है। तो देखो, व्यापार लेखे में जो खर्चे आते हैं और आय आते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, प्रत्यक्ष खर्चा। तो प्रत्यक्ष खर्चा लेकिन कौन से, सिर्फ वस्तु संबंधित, उत्पादन संबंधित, क्रय संबंधित, निर्माण यानी कारखाने संबंधित जो भी खर्चे एवं आय होंगे तो वो आपको कहाँ पर लिखने, व्यापार लेखे के विकलन में। उसके संबंधित नहीं दिख रहे तो वो कहाँ पर जाएंगे, फिर लाभालाभ। इतना ही आपको याद रखना है। तो देखो, सबसे पहले क्या दिया है विकलन में, प्रारंभिक स्कंद। स्कंद यानी क्या होता है, वस्तु। तो देखो, वस्तु यहाँ पर आया है, वस्तु प्रारंभिक स्कंद है यानी इस साल का शुरुआत का खर्चा है, इसलिए वो सीधा विकलन में गया। और कभी भी आपको प्रारंभिक स्कंद दिया है तो व्यापार लेखे में सबसे पहले किसको लिखना है, आपको प्रारंभिक स्कंदों को लिखा जाता है। उसके बाद क्या लिखते, क्रय लिखते। क्रय क्या होता है, क्रय क्या होता है तो क्रय देखते हैं। देखो, आपने बाहर गांव से, आपका दुकान है नागपुर में, आपने चंद्रपुर से वस्तु क्रय की। चंद्रपुर से वस्तु क्रय की तो क्या हुआ, आपके पास वस्तु आई और आपके पास से पैसे गए तो क्या हुआ, खर्चा हुआ। तो खर्चे किस साइड में लिखते हैं, विकलन में लिखते। देखो, क्रय और क्रय की राशि अंदर में क्यों लिखी है, तो देखो क्योंकि कभी कभी क्या होता है, माइनस क्रय या निर्गत प्रत्यय माइनस करना होता है। क्रय या निर्गत प्रत्यय दोनों नाम याद रखना जरूर है। कभी कभी आपको एग्ज़ाम में क्रय प्रत्यय दिया होगा तो कभी कभी निर्गत प्रत्यय, तो ये दोनों नाम एक ही है, ये याद रखना है। तो क्रय प्रत्यय ने क्या होता है, देखो
मैंने अभी एक उदाहरण लिया है क्रय के बारे में। आपका दुकान है नागपुर में और चंद्रपुर से आपने वस्तु क्रय की 10,000 की, 10,000 की वस्तु क्रय की, लेकिन उसमें से 1,000 की वस्तु खराब है। तो खराब वस्तु अपन अपने पास रखेंगे क्या? नहीं, वो क्या करेंगे? वापस करेंगे। वापस करेंगे तो अपने को अपने 1,000 रुपये मिल जाएंगे। तो देखो क्रय कितना है? 10,000 का लिया, उसमें से माइनस होगा क्रय या निर्गत प्रत्यय 1,000, 1,000 के वापस किए, इसलिए बाहर में आएंगे 9,000। उसके बाद देखो मजदूरी। मजदूरी यानी क्या? मजदूर लोगों को मजदूरी देना होता है, तो वो क्या हुआ? खर्चा। तो आप बोलेंगे ये खर्ची इधर भी है, नहीं तो इधर भी आ सकते लाभालाभ लेके। लेकिन देखो मजदूरी कहाँ पर? अपन यहाँ पर पढ़े थे वस्तु उत्पादन क्रय निर्माणी या कारखाने। तो देखो मजदूर लोग कहाँ पर काम करेंगे? निर्माण यानी कारखाने में काम करते हैं, निर्माण यानी कारखाने में काम करते, इसलिए वो व्यापार लेखे में आता है। उसके बाद मजदूरी तथा वेतन। तो देखो पहला मजदूरी तथा वेतन, तो मजदूरी आया, इसलिए ये भी क्या है? कारखाने के संबंध। और वेतन बोलेंगे आप, तो वेतन समझो कारखाने में मैनेजर, कारखानों में जो मैनेजर या प्रबंधक काम करते तो उसको भी सैलरी देना पड़ता है। तो कहाँ पर काम कर रहा है? कारखाना। तो ये किसके संबंधित? कारखानों संबंधित, इसलिए यहाँ पर। उसके बाद देखो आगत वाहन व्यय। आगत वाहन व्यय का मतलब क्या होता है? आगत यानी जैसे देखो क्रय है, आपका दुकान नागपुर में है, चंद्रपुर से नागपुर में लाने का खर्चा, वस्तु क्रय की थी आपने 10,000 की, तो वहाँ से यहाँ तक लाने का खर्चा जो भी गाड़ी से लगा, गाड़ी में लाया होगा, रेलवे से लाया होगा, तो वो भी उसका भी खर्चा आपको देना पड़ा, इसलिए उसको बोलता है आगत वाहन व्यय। यानी 10,000 तो देने पड़े, लेकिन वहाँ से यहाँ तक लाने का भी किराया का खर्चा देना पड़ा, तो वो भी अपना खर्चा है। तो वो भी आपको कहाँ पर लिखना है? व्यापार लेखे के विकलन। उसके बाद देखो चुंगी कर या आयात कर। आप देखो अभी मैंने बोला चंद्रपुर से आप नागपुर में वस्तु क्रय की, वो आ रही है। आने के बाद नागपुर शहर के पहले टोल नाके लगते। देखो व्यापार लेखे का समाकलन पार्श्व में विक्रय। विक्रय यानी क्या होता है? वस्तु बेची, तो क्या होगा? वस्तु बेचने पर आपको पैसा मिलता है, इसलिए वो समाकलन। उसमें माइनस होता है विक्रय या दूसरा नाम है आगत प्रत्यय। विक्रय प्रत्यय यानी आगत प्रत्यय। ये भी दोनों नाम आपको याद रखने, क्योंकि एग्ज़ाम में दोनों नाम कभी भी कौन सा भी नाम से पूछ सकता है। तो देखो विक्रय यानी अपन ने 20,000 की वस्तु बाहर में बेची, बेचने के बाद उसमें 2,000 की वस्तु ख़राब निकली, तो वो व्यक्ति ने आपको वापस लेकर दिया, वो वस्तु वापस लिए और पैसे लेके गया। तो क्या होगा? 20,000 माइनस वो जो वापस किए वो 2,000, ऐसे बाहर में 18,000। उसके बाद अंतिम स्कंद। स्कंद यानी वस्तु होता है, वस्तु संबंधित व्यापार, लेकिन अंतिम यानी लास्ट में। अंतिम यानी लास्ट में बचा हुआ, अपने पास बचा हुआ वस्तु है, वो कभी भी बेचकर पैसा कमा सकती है, इसलिए वो भी आए। और देखो इधर सकल लाभ है और यहाँ पर सकल हानि। विकलन में क्या दिया है? सकल लाभ, और समाकलन में क्या दिया है? सकल हानि। तो देखो सब गणित में कोई भी एक आएंगे, एक तो सकल लाभ आएगा, नहीं तो सकल हानि। तो ये कैसे निकालते? देखो समझो समाकलन पार्श्व की टोटल ज़्यादा रही और विकलन साइड की टोटल कम रही, तो क्या रहेगा? सकल लाभ। और विकलन पार्श्व की टोटल यानी कुल राशि ज़्यादा रहेंगी और समाकलन की कम रहेंगी, तो जो भी बैलेंस यानी आधिक्य रहेगा वो सकल हानि। यानी सकल लाभ यानी सकल हानि, ये क्या है? आधिक्य है, बैलेंस है। यानी जो इस साइड की टोटल ज़्यादा रहेंगी समाकलन की, तो आधिक्य यहाँ पर आएंगे, उसको क्या नाम देना है? सकल लाभ। और विकलन की टोटल ज़्यादा रही तो समाकलन की टोटल कम रहेंगी, तो वो क्या होगा? सकल हानि। उसके बाद देखो नीचे में क्या दिया आपको, ये इम्पोर्टेंट है। यदि उधार में व्यापार तथा सामान्य दोनों दिए, जब यानी गणित में आपको व्यापार व्यय और सामान्य व्यय दोनों दिए रहेंगे, तब क्या करना है? व्यापार व्यय को व्यापार लेखे के विकलन पार्श्व में लिखना है।
ये दोनों आपको दिया होगा, व्यापार व्यय और तथा सामान्य व्यय गणित में दिया होगा। तब क्या करना है आपको, व्यापार व्यय को व्यापार लेखे के विकलन पार्श्व में लिखना है और सामान्य व्यय आपको लाभालाभ लेखे के विकलन पार्श्व में लिखना है। लेकिन देखो किंतु सिर्फ आपको व्यापार व्यय ही दिया है, सामान्य व्यय नहीं दिया है गणित में। तब व्यापार व्यय आपको कहाँ लिखना है, लाभालाभ लेखे के विकलन पार्श्व, ये याद रखो। ठीक है, इसका ये हो गया व्यापार लेखा। आज के लिए इतना ही।